अमेरिका के कैंसस राज्य के शहर विचिटा की शांति कभी कभी इतनी गहरी होती है कि उसमें छिपी दानवी आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। विचिटा के इन पक्के रास्तों पे 30 साल एक दानव चला, बिना आवाज़, बिना शक और बिना पहचान के। उसका नाम था डेनिस लायन रेडर, पर दुनिया उसे BTK के नाम से जानती थी। फाइंड, टॉर्चर एंड किल। डेनिस खुद को सुपीरियर समझता था। वह कल्पना करता था कि लोग हेल्पलेस हैं और वह उनके ऊपर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। उसकी पहली डेविएंट फैंटेसी कंट्रोल एंड टोटल डोमिनेशन थी। 1950 का दशक, विचिटा नाम का शहर, अमेरिकी परिवार, सख्त पिता, भावनाओं से दूर माँ और 4 बेटे। डेनिस सबसे बड़ा था, पर सबसे अलग भी। वह बचपन में अजीब था। पड़ोसी कहते थे शांत लड़का है, शिक्षक कहते थे भावशून्य लड़का है, परिवार कहता था आज्ञाकारी लड़का है। उसके भीतर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। 9 साल की उम्र में डेनिस ने महसूस किया उसे दूसरों को नियंत्रित करना अच्छा लगता है। ऐसा करने में उसे एक विचित्र सा सुख मिलता है। यह कोई शारीरिक इच्छा नहीं थी, बल्कि शक्ति के नियंत्रण की प्यास थी, एक विकृत संतोष जिसमें वह खुद को सब पर हावी महसूस करता था। किशोर अवस्था में डेनिस की कल्पनाएं और विचित्र हो गईं। वह सोचता कि महिलाएं बंदी हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं, वह पूरी तरह उसकी दया पर हैं। उनकी असहायता उसे शांत करती, उनकी आज्ञाकारिता उसे संतुष्टि देती। यह कोई शारीरिक इच्छा नहीं थी, यह क्रूर आनंद था जिसमें वह दूसरों को वस्तु के रूप में देखता था। बाद में उसने लिखा था, मुझे उनके शरीर नहीं चाहिए थे, मुझे उनका भय चाहिए था। वह जानता था यह गलत है, इसलिए उसने इसे सबसे छुपा लिया। घर में वह एक आदर्श पुत्र था, बाहर आदर्श पड़ोसी और चर्च में एक विनम्र भक्त, पर भीतर एक मौन तूफान आकार ले रहा था। 1960 के दशक में डेनिस ने एयरफोर्स ज्वाइन किया। अनुशासन, नियम और व्यवस्था, यह तीनों चीज़ें उसे नियंत्रण का एहसास देती थी। लेकिन सेना की ज़िंदगी ने उसकी अंधेरी कल्पनाओं को और मजबूत किया। दूर किसी बेस के कोनों में बैठकर वह सोचता, किसी को पकड़ना, बांधना, उसकी सांसों की गति को देखना। भीतर ही भीतर वह सोचता, अगर मैं केवल कल्पना ना करूं, अगर मैं सच में करूं तो। यह विचार उसे डराते नहीं थे, बल्कि उत्साहित करते थे, मन से, दिमाग से, यहाँ तक कि आत्मा से भी। एयरफोर्स छोड़ने के बाद उसने शादी की, 2 बच्चे हुए, एक सुंदर घर, साधारण जीवन। पर किसी को नहीं पता था कि इस घर का पति, पिता, पड़ोसी और चर्च का नेता एक दिन वही BTK हत्यारा बनने वाला था। 1973 और 74 तक उसकी कल्पनाएं अब केवल कल्पनाएं नहीं रही थी, अब वह योजनाएं बन चुकी थी। वह औरतों का पीछा करता, उनके घरों का निरीक्षण करता, उनकी दिनचर्या लिखता, कौन कब घर आता है, कौन अकेला रहता है, कौन कब सबसे कम सतर्क होता है। वह खुद से कहता, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, हर घर में एक कमज़ोर कोना होता है, हर महिला का एक ऐसा पल होता है जब वह पूरी तरह अकेली होती है। अब उसकी कल्पनाएं बदल चुकी थीं। वह सोचता, मुझे बस एक बार करना है, सिर्फ एक बार, ताकि मैं अपने सपने को हकीकत में महसूस कर सकूं।
1974 की एक ठंडी सुबह डेनिस रैडर ने तय कर लिया कि अब वह केवल सोचेगा नहीं, अब वह करेगा। हर ठंडी हवा की तरह खामोशी भी बहती है। अक्सर वही खामोशी पहले कदम की आहट लाती है। डेनिस ने उसी खामोशी में पहला कदम रखा। उस रात जब उसकी कल्पना ने हकीकत का रूप धारण कर लिया। औरतों का पीछा करना डेनिस का कोई शौक नहीं था। यह एक तैयारी थी, एक गुप्त अनुष्ठान जिसे वह बार बार दोहराता था। वह अपने लक्ष्य का रूटीन बारीकी से नोट करता। कौन किस समय घर आता, किस खिड़की की लाइट कब जलती, घर के कौन से हिस्से में रात को अंधेरे रहते हैं। वह भागने के रास्ते का नक्शा बनाता, तंग गलियों और जगहों की पहचान करता जहां कोई आवाज़ सुनने वाला ना हो। वह अपना बाहरी रूप तैयार करता, एक सामान्य इंसान की तरह दिखना, ठीक ठाक कपड़े, साधारण रूप और विनम्र आचरण। वह सीधे किसी के पास झट से नहीं पहुंचता था। पहले वह बच्चों की हंसी, भौंकते हुए पालतू कुत्ते, आसपास की छोटी छोटी आवाज़ें सुनता। यह सब उसे बताते कि आज कौन कमज़ोर होगा। उसके लिए यह सब खेल नहीं था, यह परीक्षण था, यह जानने का तरीका कि उसकी कल्पना धरातल पर उतर सकती है या नहीं। उसकी नज़र एक युवा महिला पर पड़ी, एक मध्य वर्ग की मोहल्ले में अकेले रहने वाली औरत, जो शाम को देर से पढ़ने या क्लास से लौटती थी। वह प्रेडिक्टेबल और सुलभ थी। डेनिस ने उसे आदर्श लक्ष्य समझा। वह कई रातें सिर्फ गली में खड़ा उसकी खिड़की से देखता रहा। उसने देखा कि वह रात को लैंप के पास बैठती, फ़ोन पर बात करके खिड़की तक आती, डाक पेटी के पास जाती। वह शोर या नकली बढ़ावा नहीं देता, वह मौन और अवसर को हत्याता। उसकी पद्धति मेथोडिकल थी, ध्यान भटकाने वाला कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं। उसके लिए असली संतोष की बात थी एक शांत पूरा नियंत्रण। पहली बार जब उसने घर के बाहर देखा, शोर बंद था और पड़ोसी सो रहे थे। उसने पाया कि पिछला लैच ढीला था, एक छोटी सी भूल। उसने धीरे धीरे लैच खोला और अंदर घुसा। कदम ऐसे रखे कि फर्श की चरचराहट भी ना हो। उसने पूरा घर जांचा, रसोई, हॉलवे, सीढ़ियाँ, और अपनी धड़कन को नियंत्रित रखा। उसके कदम बहुत शांत थे। यह उसकी एक सशक्त प्रस्तुति थी। जब वह अपने टारगेट के कमरे के पास पहुंचा, उसने दरवाजे का हैंडल धीरे से पकड़ा। वह किसी भी आवाज़ से बचना चाहता था, कोई ऐसा शोर जो किसी का ध्यान खींच दे। उसकी प्राथमिकता थी पहले नियंत्रण, फिर योजना का निष्पादन। उसका उद्देश्य खुली हिंसा का प्रदर्शन नहीं था। वह चाहता था कि शिकार उसे पहचान भी ना पाए जब तक वह पूरे नियंत्रण में न हो। उसने बांधने को एक तरह की प्रतीकात्मक रस्म बना लिया, कोई कठोर उपकरण नहीं, पर उसका मानसिक अधिकार। वह चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित करता कि बाद में उसका मकसद और तरीका सबूतों से छिपा रहे। उसने पीड़ित की सहमति को तोड़ा, न सिर्फ शारीरिक रूप से पीटकर, बल्कि इतना भय उत्पन्न करके कि वह पूरी तरह जमकर रह जाए। उसके बाद उसने थोड़ा सा समय लिया ताकि कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी मिट जाए। उसके लिए वह समय सफलतापूर्वक किए गए कृत्य का स्वाद था। उसके बाद का व्यवहार सबसे सर्द और विचलित करने वाला था। वह सीन से हर स्पष्ट निशान मिटाने की कोशिश करता, दरवाज़ों को वैसे ही छोड़ना जैसे वे होते थे, फर्नीचर को हल्का सा बदला हुआ रखना,
ताकि खोज देर से हो। वह घर से शांत, संयत और सामान्य चेहरा लिए बाहर निकलता, जैसे कोई सुबह की ड्यूटी पर जा रहा। समुदाय बेखबर रहता, बच्चे खेलते रहते, जीवन सामान्य चलता रहता। यही द्वैतता, दिन का चेहरा और रात की सच्चाई उसे खतरनाक बनाती थी। अगले दिन जब पड़ोसी ने महिला के गायब होने की रिपोर्ट दी, पुलिस ने शुरुआती जांच की। शुरुआत में लोग सोचते कि यह एक अकेला मामला है, कोई युवा महिला बाहर नहीं आई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और महत्वपूर्ण सुराग नजर नहीं आए, भय बढ़ने लगा। डेनिस ने लोगों की प्रतिक्रिया ध्यान से देखी। उसने देखा कि मीडिया ने नाम नहीं लिया, पर मोहल्ले में डर धीरे धीरे फैल रहा है। यह गांव जैसा डर था, तेज नहीं पर गहरा था। यह डर दोस्तों की बातचीत में आ गया। कुछ ने कहा डकैती हो सकती है, कुछ ने कहा अपहरण। पुलिस ने प्रारंभिक फोरेंसिक जांच शुरू की, पर उनकी साधनशीलता उस तरह के धूर्त शिकारी के लिए तैयार नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना भयानक मानव शिकारी छिपा होगा। पहली हत्या डेनिस के लिए केवल उपलब्धि नहीं थी, वह उसे पुष्टि के रूप में देखता था। उसने पाया कि उसकी सूक्ष्म योजना सफल रही। अब उसने अगले स्तर पर कदम बढ़ाने का मन बना लिया। उसके अनुष्ठान और उन्नत हुए। उसने अपने नोट्स और ट्रॉफीज पर काम करना शुरू किया। स्वयं के लिए कोडेड नोटिस, छोटी छोटी संकेत वाली चिट्ठियाँ। उसने जानबूझकर कुछ पैटर्न छोड़े। बाद में विशेषज्ञ उसे उसकी व्यक्तिगत पहचान बताएंगे। वह धीरे धीरे पत्र भेजने लगा, छोटे संकेत, चिढ़ाने वाली सूचनाएं, पर अभी सीधे पुलिस को नहीं। यह सब उसके अहंकार की पुष्टि थी। यह आदत उसे और अधिक निडर बनाती थी, पर वही आदतें अंततः उसके पकड़े जाने में पुलिस की मदद करेंगी। हर शिकारी की कमजोरी उसका अहंकार होती है, एक ऐसी बात जो उसे अंततः अपनी गलती की ओर खींचती है। शुरुआती जांच अक्सर परेशानियों का पीछा करती है। जब शिकारी दिन में धैर्यशील और विनम्र होता है, तब जाल कसना कठिन हो जाता है। पहली हत्या के बाद डेनिस घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने खाना खाया, टीवी देखा, पत्नी से बातें की, बच्चों के साथ बैठा। सब कुछ एक सामान्य और साधारण पति की तरह, लेकिन भीतर कुछ और ही गूंज रहा था। एक भारी धड़कन, एक खिंचाव, एक ऐसी चाह जो उससे छिपाई ना जा सकी। उसके भीतर दूसरी भूख जन्म ले चुकी थी। यह अपराध बोध नहीं था, यह पछतावा नहीं था, यह डर भी नहीं था। यह वही एहसास था जो उसे नियंत्रण के समय मिलता था, जब कोई पूरी तरह उसके सामने झुक जाता था। अब उसके मन में एक नया ढांचा बन रहा था, एक क्रम, एक तरीका जिसे वह आगे भी दोहराना चाहता था। उसकी सोच अब एक निश्चित मार्ग पर चल पड़ी थी। कुछ ही हफ्तों में डेनिस ने पूरे विचिटा शहर को एक अध्ययन की तरह देखना शुरू कर दिया। कौन सी सड़कें रात में शांत रहती हैं, किस इलाके में अकेली महिलाएं रहती हैं, किस घर के ताले कमज़ोर हैं, कहाँ कुत्ते नहीं हैं, कौन सी खिड़की देर तक खुली रहती है। यह सब उसके लिए शहर का मानचित्र नहीं, बल्कि शिकार भूमि बन चुका था। वह लोगों को भी श्रेणियों में बांटने लगा, आसान लक्ष्य, कमज़ोर घर, कम निगरानी वाले इलाके। यह BTK की पहली पहचान थी, लक्ष्य का चयन नियंत्रण की संभावना के आधार पर। वह कई दिनों तक पीछा करता, स्केच बनाता, नोट्स लिखता, दिन प्रतिदिन की आदतें दर्ज करता, हर चीज़ योजना के तहत। बाद में पुलिस को उसकी कॉपियाँ मिली, जहां उसने अपने लिए कोड लिखे थे। योजना 1, मौके का तत्व,
बांधने के तरीके, संभावित परिस्थितियाँ। हर बात सोची समझी और हर कदम पहले से तय था। धीरे धीरे डेनिस को एहसास हुआ कि उसके भीतर की भूख केवल नियंत्रण तक सीमित नहीं रही। अब वह दुनिया को अपने बारे में बताना चाहता था कि लोग जानें कि यहाँ एक छिपा हुआ चालाक नियंत्रण पसंद शिकारी रहता है। लेकिन वह पकड़ा जाना नहीं चाहता था, उसे बस भय फैलाना था। इसलिए उसने छोटे छोटे बिना नाम संदेश भेजने शुरू किए। छोटी कविताएं, उलझी हुई पहेलियां, विचित्र पंक्तियां, संकेत, आधे अधूरे स्वीकार। उसका पहला संदेश स्थानीय अखबार तक पहुंचा, पर संपादक ने सोचा शायद कोई मजाक है। संदेश फेंक दिया गया और यही बात डेनिस को चुभ गई। उसकी मौजूदगी को कोई पहचान ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसके मन के भीतर एक तय क्रम बन गया। हर अपराध उसके लिए एक प्रस्तुति जैसा था। योजना, पीछा, प्रवेश, नियंत्रण, प्रभुत्व, अंत और फिर सीन को व्यवस्थित करना। वह दुख, प्रतिशोध या वासना से प्रेरित नहीं था। वह प्रेरित था संपूर्ण आधिपत्य की चाह से। उसकी सोच में किसी व्यक्ति का पूर्ण समर्पण ही उसके लिए सबसे बड़ा आनंद था। बाद में विशेषज्ञों ने कहा, यह व्यक्ति भावनाहीन, दूसरों के दर्द से कट चुका और बाहर से एकदम साधारण दिखता हुआ द्विजीवन जीने वाला मनुष्य था। यहीं से बाइंड, टॉर्चर, किल नाम की छाया जोर से शहर पर उतरने लगी। जैसे जैसे गुमशुदगी और संदिग्ध घटनाएं बढ़ी, पुलिस को यह महसूस होने लगा कि इन सब घटनाओं के पीछे एक ही दिमाग है। लेकिन समस्या यह थी, कोई गवाह नहीं, कोई उंगली के निशान नहीं, कोई जबरदस्ती के संकेत नहीं, कोई साफ रास्ता नहीं। डेनिस किसी सर्जन की तरह सटीक और शांत व्यवहार करता। दस्ताने, बंद खिड़कियां, सही समय, सही निकलने का रास्ता। शहर में डर बढ़ गया। महिलाएं अकेले बाहर जाना बंद करने लगी। परिवार दरवाजे बंद रखने लगे। अखबार चेतावनी देने लगे। पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी, पर कोई नहीं जानता था कि शिकारी उनके बीच ही रहता था। चर्च का विनम्र सदस्य, पड़ोसियों का मददगार, बच्चों का पिता, शहर का अधिकारी, और नाम था डेनिस रेडर। वह अपराध करता और फिर हफ्तों तक पड़ोसियों से मुस्कुराकर मिलता, बच्चों के साथ भोजन करता, चर्च में शांत बैठता, शिकायतें निपटाता। किसी को शक न हो, यह उसका सबसे बड़ा हथियार था। अब डेनिस को महसूस हुआ कि उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। अब उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए था। इस बार उसने अकेली महिला नहीं, एक छोटे परिवार को चुना, क्योंकि वहां उसे कई लोगों पर एक साथ पूर्ण अधिकार मिल सकता था। उसने हफ्तों तक उन्हें देखा, कब कौन उठता है, कब कौन बाहर जाता है, कौन देर तक घर में रहता है, घर के कौन से कोने कमज़ोर हैं, किस समय सबसे कम सावधानी रहती है। उसने प्रवेश मार्ग, भागने का रास्ता, घड़ी का समय, सब कुछ तय कर लिया, हर कदम सोच समझकर। 1974 की एक ठंडी सुबह, धुंध और हवा के बीच सिर्फ एक आदमी की स्थिर सांसें सुनाई दे रही थी, डेनिस। उसने अपना सामान तैयार किया, रस्सी, टेप, दस्ताने, एक छोटा बैग जिसे वह विशेष सामान कहता था। उसके पास हथियार नहीं थे, क्योंकि डेनिस अराजकता नहीं चाहता था। वह चाहता था पूर्ण नियंत्रण, जहां हर चीज़ उसकी इच्छा के अनुसार चले। वह घर के पास पहुंचा, जैसे कोई साधारण आदमी हो, शायद कोई मरम्मत करने आया हो, शायद कोई डाक लेकर। पड़ोसियों के लिए वह एक आम इंसान ही था। वह धीरे धीरे घर के पीछे गया, फाटक को देखा, दरवाजे की ढीली कुंडी को परखा। यह वही तरीका था जो वह हफ्तों से तय कर रहा था। उसका हर कदम संतुलित, धीमा और सुयोजित था। घर के लोग सुबह सुबह अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। कुछ जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ काम की जल्दी में। डेनिस इसे कमज़ोर पल कहता था। यह वही समय था जब लोगों का ध्यान बिखरा होता है
और उनका प्रतिरोध सबसे कम होता है। उसने दस्ताने पहने, धीमे धीमे सांस ली और पीछे के दरवाजे की कुंडी पर हल्का दबाव दिया। कुंडी धीरे से खुल गई। डेनिस घर के अंदर था। यह प्रवेश कोई अचानक छलांग नहीं थी। यह एक सर्जन की तरह चुपचाप, सटीक और शांत था। वह टकराने नहीं आया था, वह अधिकार स्थापित करने आया था और परिवार उसके लिए अधीनता का सबसे बड़ा मंच था। डेनिस ने जिस विधि का उपयोग किया वह शारीरिक बल के बजाय डर की गहराई पर आधारित थी। उसने परिवार को एक ही कठोर आत्मविश्वासी आदेश से स्थिर कर दिया। उसकी आवाज़ थी धीमी पर दृढ़, मानो कोई अधिकारी बोल रहा हो। डेनिस अक्सर अपने आप को किसी सरकारी कर्मचारी, किसी निरीक्षक या कानून के प्रतिनिधि की तरह प्रस्तुत करता ताकि सामने वाला उस पर सवाल न उठा सके। वह परिवार में हर व्यक्ति की असहायता को अलग अलग देखता, समझता और अपने मन में दर्ज करता। वह भय नहीं फैलाता था, वह नियंत्रित डर पैदा करता था। विचिटा शहर की पुलिस ने भी कहा, वह आनंद के लिए नहीं मारता था, वह नियंत्रण के लिए मारता था। उसने घर के सभी सदस्यों को एक एक करके बांधा, यातनाएं दी और मार डाला। उसने घर को एक अजीब शांत अवस्था में छोड़ दिया। चीज़ें लगभग उसी जगह जहां पहले पड़ी थी। दरवाजे ठीक से बंद, खिड़कियां समायोजित, फर्श पर कोई निशान नहीं, उंगलियों के छाप नहीं। ऐसा वातावरण मानो कोई छाया आई और चली गई। वह एक बार घर को मुड़कर देखता है, ना लोगों को, ना किसी कोने को, सिर्फ घर को। वह उस व्यवस्था को देखता है जिसे उसने अपनी इच्छा से तोड़ा था और फिर बहुत शांति से निकल जाता है, बिना किसी को पता चले। कुछ मिनट बाद वह अपनी दूसरी जिंदगी में वापस लौट आता है। एक साधारण पति, एक जिम्मेदार पिता, एक विनम्र नागरिक, मानो कुछ नहीं हुआ हो। अगली सुबह जब परिवार से संपर्क नहीं हुआ तो रिश्तेदार चिंतित हुए। पुलिस घर पहुंची और पहली बार विचिटा ने वह दृश्य देखा जिसे कोई समझ नहीं पाया। दरवाजे टूटे नहीं, संघर्ष के निशान नहीं, चोरी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई गवाह नहीं। यह सब इतना शांत, इतना व्यवस्थित था कि जांच करता हैरान थी। एक अधिकारी ने कहा, ऐसा लगा मानो कोई भूत अंदर आया हो और बाहर चला गया हो। कुछ दिन बाद स्थानीय अखबार विचिटा ईगल को एक पत्र मिला। वह पत्र ठंडा, सटीक और विचलित करने वाला था। उसमें लिखा था, उसने अपनी विधि समझाई, पुलिस की टिप्पणियों का मजाक उड़ाया, खुद को उसने ऊपर बताया और खुद को नाम दिया BTK, बाइंड, टॉर्चर, किल, यानी बांधो, सताओ और मारो। और पत्र में लिखा था, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक कारीगर हूँ। पूरा शहर ठहर गया। विचिटा को पहली बार लगा यह कोई आवेश में मारने वाला अपराधी नहीं, यह कोई संगठित, सुयोजित और शांत शिकारी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नाम अगले 30 वर्षों तक उनकी नींद, उनके भरोसे और उनकी जिंदगी पर छाया बनकर रहेगा। डेनिस अपने घर में शांत बैठा था। पत्नी रसोई में, बच्चे टीवी के सामने। चर्च के लोग उसे विनम्र कहते थे, पड़ोसी उसे भरोसेमंद। लेकिन डेनिस के भीतर एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अपराध मैंने किया पर डर ने मेरा नाम नहीं सुना। उसके भीतर की भूख थी पहचान, मान्यता, डर पर अधिकार। डेनिस चाहता था कि विचिटा शहर जान ले कि यहाँ एक छाया है जो शहर को अपनी इच्छा से हिला सकती है। उसे सिर्फ एक दर्शक चाहिए था। यहीं से शुरू हुआ उसका पत्र युद्ध। डेनिस ने पुलिस को पहली बार सीधी चुनौती दी। उसने एक लंबा पत्र भेजा, कविता जैसे वाक्य, ठंडी भाषा, संगठित स्वीकार। उस पत्र में उसने कहा, उसने जो किया, क्यों किया और कैसे किया। उसने पुलिस को तुच्छ कहा, शहर को अनजान और खुद को BTK।
फिर उसने वो पंक्ति लिखी जो विचिटा के इतिहास में आज तक गूंजती है। मैं बांधता हूँ, मैं उन्हें सताता हूँ, मैं उन्हें समाप्त करता हूँ। पत्र पढ़ के पुलिस को समझ आई वह किसी व्यक्ति को नहीं, वह किसी दिमाग को पकड़ने जा रहे हैं। पत्र के बाहर आते ही पूरा शहर घायल हो गया। माताएं अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजती, महिलाएं आत्मरक्षा सीखने लगी, दुकानों में ताले ख़त्म हो गए, हर फ़ोन कॉल पर लोग घबरा जाते, अखबार हर सुबह BTK लिखते। अब डर किसी गुमशुदा लड़की का नहीं था, डर था उस छाया का जिसने पत्र भेजा था। डेनिस ने अपने पत्र में एक और ठंडी बात लिखी थी। मेरी लालसा बहुत पहले शुरू हुई थी, धीरे धीरे बढ़ी, अब यह क्रम रुकेगा नहीं। यह विचिटा शहर के लिए भयावह था और डेनिस के लिए विजय थी। डेनिस का अपराध काम वासना पर आधारित नहीं था, उसका अपराध पूर्ण नियंत्रण की चाह पर आधारित था। उसके भीतर की विकृति थी दूसरों को अपने सामने झुकते देखना, अपनी इच्छा को सर्वोच्च मानना, किसी की असहायता को दर्ज करना, किसी की सांस तक को नियंत्रित करना। उसके पास एक मोटी कॉपी थी जिसमें वह लिखता था, प्रोजेक्ट को झुकना ही होगा, सत्ता ही मेरा भीतर का सुकून है, नियंत्रण ही मेरी पूर्णता है। डेनिस को जितना ध्यान मिलता वह उतना ही बेचैन होता। उसने अलग अलग तरीके अपनाए, कभी कविता, कभी पहेली, कभी नक्शे, कभी संकेत, कभी अपने द्वारा चुने गए नाम, कभी जांचकर्ताओं का मजाक। वह नियंत्रण चाहता था, न सिर्फ पीड़ितों पर बल्कि पूरी शहर की व्यवस्था पर। और हर पत्र में उसकी आवाज़ और अहंकार और प्रबल हो जाता। वह मन ही मन सोचता, उनके पास दिन का उजाला है पर रात की रचना मेरी है। विचिटा शहर की पुलिस ने इतिहास की सबसे बड़ी खोज टीम बनाई। 200 अधिकारी, 30 जासूस, भाषा विशेषज्ञ, न्यायिक लेखक, व्यवहार अध्ययन विशेषज्ञ और FBI के मनोविश्लेषक। लेकिन समस्या यह थी कि डेनिस अत्यंत सामान्य दिखता था। वह चर्च जाता, लोगों की शिकायतें निपटाता, परिवार पालता, जीवन को नियमों में जीता। जांच करता जितना खोजते वह उतने ही उलझ जाते। यही विरोधाभास पुलिस को भटका देता था। दूसरी ओर डेनिस चाहता था कि अखबार हर दिन उसका नाम लिखें, पुलिस हर मिनट उसके पीछे हो, शहर हर सांस में उसे याद करे। जब उसे लगा ध्यान कम होने लगा, उसने एक और पत्र भेजा, कितनों का अंत करूं ताकि तुम मुझे गंभीरता से लो। यह पत्र एक चेतावनी भी थी और एक घोषणा भी। BTK रुका नहीं। उसकी चाह और तगड़ी, खतरनाक और गहरी हो चुकी थी और इसी चाह ने उसे गलती की ओर धकेल दिया जिससे उसका पतन शुरू हुआ। पुलिस प्रमुख ने कहा, हम एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो ध्यान चाहता है, इसे बढ़ावा ना दें। लेकिन मीडिया ने उसी बात को उसके विपरीत कर दिया। अब वह BTK बन चुका था जो वह हमेशा बनना चाहता था, छाया जैसा प्रसिद्ध। उसका नाम विचिटा की हवा में तैर रहा था। वह खुद को भय का निर्देशक समझने लगा था। उसके पत्र, संकेत, नक्शे, पहेलियाँ, यह सब उसके लिए एक नशा बन चुका था और उसी नशे ने उसे बार बार गलती करवानी शुरू की। अब वह अधिक पत्र भेजने लगा, अधिक निजी संकेत डालने लगा, अपने लिखने के ढंग को दोहराने लगा, ऐसे वाक्य लिखने लगा जो उसकी असली ज़िंदगी से मिलते थे, ऐसे स्थानों का जिक्र करता जो उसके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े थे। धीरे धीरे उसकी शैली उसकी असली पहचान की झलक देने लगी। सबसे बड़ा सच, वह पहचाना जाना चाहता था, बस अपने तरीके से। धीरे धीरे डेनिस को महसूस हुआ कि उसके भीतर दो लोग अलग होकर खड़े हो गए हैं। डेनिस रेडर, शांत पति, जिम्मेदार पिता, चर्च का सदस्य, शहर का अधिकारी, और BTK, नियंत्रण से ग्रस्त हत्यारा, भय का साधक, अंधेरी इच्छाओं का पालन करता और रात का शिकारी। उसकी डायरी में पंक्ति मिली, मेरा मुखौटा ढीला पड़ रहा है,
सावधान रहना होगा, पर भीतर की चाह रुक नहीं रही है। वही आदमी जो सुबह चर्च में प्रार्थना करता था, रात को पत्रों में अपनी शाया भेजता था। BTK का साम्राज्य बढ़ रहा था और उसके बढ़ने में छिपा था उसका पतन, क्योंकि कोई भी हत्यारा चाहे कितना भी अनुशासित क्यों ना हो, अहंकार उसे अंत की ओर खींच ले ही जाता है। 1990 के दशक के अंत तक विचिटा में शांति लौट आई थी। कई वर्षों तक BTK का नाम कहीं नहीं सुना गया। लोग सोचने लगे शायद वह मर गया, शायद वह किसी और अपराध के कारण जेल में है, शायद वह कहीं और चला गया। लेकिन सच्चाई यह थी, डेनिस अभी भी विचिटा में था। वह अपने घर में बैठकर पुराने अखबारों को काटता और अपराधों के दस्तावेज संभालता। हर प्रोजेक्ट को अपनी डायरी में क्रमबद्ध कर देता। उसे लगा कि अब वह अपने भीतर की भूख को रोक सकता है, पर वह सिर्फ स्वयं को धोखा दे रहा था। एक लंबी खामोशी के बाद उसके भीतर का BTK फिर से जाग उठा। वह मन में सोचता, बहुत समय हो गया है, बहुत शांत। उन्होंने मुझे भूलना शुरू कर दिया है, कहानी पूरी नहीं हुई है। अब उसकी चाह थी कि लोग उसे याद करें, मीडिया उसका नाम बोले, पुलिस उसे ढूंढे, विचिटा शहर उसके भय के साए में लौट आए। अब डेनिस को हत्या की नहीं, पहचान की प्यास थी, और इसी प्यास में वह अपनी सबसे बड़ी भूल करने वाला था। 2004 में विचिटा ईगल के कार्यालय में एक अनाम लिफाफा पहुंचा। उसमें न उंगलियों के निशान थे, न कोई गंध और न कोई सुराग। अंदर था एक पीड़िता से जुड़ी हुई कागज की पर्ची, कुछ विचित्र उलझे शब्द, पहेली जैसे संकेत, पुराने अपराधों की ओर इशारा, और एक ठंडी पंक्ति जिसमें लिखा था, तुम मुझे रोक नहीं सके, मैं अब भी यही हूँ। समाचार कक्ष एकदम मौन हो गया। विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया, यह लिखावट, यह भाषा, यह शैली, क्या यह सच में BTK है? पुलिस हक्की बक्की थी। 30 साल बाद क्या वह लौट आया था? हाँ, वह कभी गया ही नहीं था। डेनिस को लगा उसकी चुप्पी टूटते ही शहर फिर से उसके नाम से कांपने लगेगा। इसलिए उसने अपने संकेतों का स्तर बढ़ा दिया। बच्चों के खेल के मैदान में संदेश, सड़क किनारे छोड़ी पहेलियाँ, कारों में छिपे नक्शे, अजीब प्रतीक, पुराने अपराधों का विवरण, और हर पत्र में उसका अहंकार और स्पष्ट हो गया। वह खुद को शाया का स्वामी कहने लगा। उसका घमंड से भरा मन अब सोचता, उन्होंने दशकों तक परछाई को ढूंढा, मैंने सिर्फ एक बार बोला और शहर फिर से झुक गया। डेनिस ने पुलिस को एक प्रश्न भेजा, एक अत्यंत अजीब प्रश्न, अगर मैं कंप्यूटर की डिस्क भेजूं, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? सच बताना, क्या डिस्क से मेरा पता चल सकता है, हाँ या नहीं? उसे लगा था कि वह पुलिस से अधिक चालाक है। उसे यह भी लगता था कि तकनीक उसे छू नहीं सकती। वह 30 साल से शाया बना रहा है, तो अब उसे कौन ढूंढ पाएगा? पुलिस ने धोखा देने के लिए एक बनावटी संदेश भेजा, नहीं, डिस्क से कोई पता नहीं चलता, तुम भेज सकते हो। डेनिस ने इस पर अंधविश्वास कर लिया। BTK जैसे अनुशासित हत्यारे ने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। कुछ दिनों बाद विचिटा पुलिस स्टेशन में एक बैंगनी रंग की छोटी सी कंप्यूटर डिस्क पहुंची। उसमें था एक दस्तावेज, हटाई गई फाइलों का अंश और एक वाक्य, यह BTK बोल रहा है। पुलिस ने तुरंत डिजिटल जांच शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में छिपी हुई सारी जानकारी सामने आई, जिसमें उपयोगकर्ता का नाम डेनिस, संस्था क्राइस्ट लूथरन चर्च, अंतिम बार जिसने फाइल को सहेजा, डेनिस रेडर। जांचकर्ता अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। एक अधिकारी बोला, क्या BTK ने हमें अपना असली नाम दे दिया है? एक और अधिकारी ने बोला, हाँ, उसने दे दिया। उसका अहंकार अब उसके विनाश का कारण बनेगा। पुलिस ने तुरंत चर्च के रिकॉर्ड खंगाले। उसी चर्च में एक व्यक्ति था
डेनिस लायन रेडर, विवाहित, 2 बच्चों का पिता, चर्च में पद, स्काउट नेता, शहर का नियमन अधिकारी, कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं, हर कोई उसे आदर्श मानता था। पुलिस ने उस पर गुप्त नज़र रखी। वह किराने की दुकान जाता, दफ्तर में काम करता, चर्च बैठकों में मुस्कुराता, परिवार के साथ भोजन करता, सब सामान्य, बहुत अधिक सामान्य। इस सामान्यता ने जांचकर्ताओं को और डराया। आप कल्पना करें, एक शहर का सबसे भयावह व्यक्ति आज तक सबसे भरोसेमंद माना जाता रहा। डीएनए निर्णायक प्रमाण था। पुलिस ने डेनिस की बेटी के अस्पताल रिकॉर्ड से कानूनी रूप से नमूना प्राप्त किया। कुछ ही घंटों में सत्य सामने था। BTK ही डेनिस लायन रेडर था। 25 फरवरी 2005 विचिटा पुलिस ने एक शांत, बिना शोर वाली योजनाएं बनाई। ना मीडिया, ना सायरन, ना हलचल। डेनिस अपनी गाड़ी चला रहा था कि अचानक चारों ओर से पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया। उसने बिना गुस्से, बिना हड़बड़ाहट अपने हाथ ऊपर उठा दिए। एक अधिकारी ने पूछा, मिस्टर रेडर, क्या आपको पता है हम आपको क्यों ले जा रहे हैं? डेनिस ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ अंदाजा है। 30 साल से पहने हुए उसके मुखौटे की दरारें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। पूछताछ कक्ष में डेनिस एक शिक्षक जैसे बैठा था, शांत, गंभीर और भावनाहीन। उसने पुलिस को हर योजना, हर प्रोजेक्ट, हर पीछा, हर आदेश, हर अनुष्ठान, हर पत्र और हर निर्णय एक एक करके समझाया, मानो वह किसी मशीन को खोलकर उसका ढांचा बता रहा हो। किसी पछतावे की छाया नहीं, किसी भावना की झलक नहीं। एक जांचकर्ता ने बाद में कहा, उससे बात करना ऐसा था मानो कोई व्यक्ति अपने कपड़े धोने की विधि समझा रहा हो। उसके भीतर मानवता नाम का कोई तत्व नहीं था। डेनिस मन में सोच रहा था, मैंने इस शहर को दशकों तक चलाया, अब वह मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुनेंगे। The bottom line, BTK is arrested. On August 18th, after pleading guilty, he would be given 10 life sentences and committed to the El Dorado Correctional Facility to serve a term of life for which you will not be parole eligible until the expiration of 40 years. His wife would divorce him and sell their home to Park City, who demolished it in 2007.